नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल मौजूदा राजनीति का शगल बन चुका है, जिसमें कोई भी सियासी दल पीछे नहीं रहना चाहता। उत्तर प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव भी इससे अछूते नहीं हैं। मतदाताओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए, इसको लेकर खूब दांव चले जा रहे हैं। 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। बाकी बचे 3 चरणों की वोटिंग में कैसे विरोधियों पर बढ़त हासिल की जाए, इसको लेकर भी अपने अपने मोहरे बिठाने की कोशिशें की जा रही। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस पर्व को भी हमारे राजनेताओं ने इस बार के चुनाव में शामिल कर लिया। गोंडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को भगवान शिव का तीसरा नेत्र बताते हुए कहा कि देश का गरीब से गरीब इंसान झूठ को पकड़ने की काबिलियत रखता है। जब प्रधानमंत्री भगवान शिव का सहारा ले रहे हो तो दूसरी पार्टियों को यह बात कैसे बर्दाश्त हो। लगे हाथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सूबे के लोगों को शुभकामना संदेश जारी कर महाशिवरात्रि पर्व की बधाई दे दी। साथ ही ये अपील भी कर दी कि सद्भावना के साथ त्योहारों को मनाने से एकता बनी रहती। यानी इस बार का चुनाव रूपकों के ऐसे इस्तेमाल को लेकर भी खूब याद किया जाएगा, जहां पर तूतू मैमे से लेकर इंसानों तक और इंसानों से लेकर जानवरों तक का चुनाव में खूब इस्तेमाल किया गया। और अब बारी शायद भगवान की है। इसका कितना फायदा राजनीतिक दलों को पहुंचता है, मतदाताओं की मनोस्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है, आज लोकतंत्र में हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज महाशिवरात्रि का पावन त्योहार है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें दौर के लिए आज हुए चुनाव प्रचार में भी इसका इस्तेमाल किया गया। गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री ने भारत की जनता को शिव की तीसरी आंख के बराबर बता दिया, तो मायावती ने भी इस मौके पर एक बयान जारी कर लोगों को बधाई दी थी और सभी धार्मिक त्योहारों को मिलजुल कर मनाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस बार के चुनाव नेताओं के भाषणों में रूपकों के इस्तेमाल के लिए याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देखने वाले हर नेता ने, चाहे वो मोदी हो या मायावती, जब मौका लगा नए नए रूपक गढ़ दिए। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। कसाब शब्द का मतलब आप गलत मत निकालिएगा। क से मेरा मतलब है कांग्रेस पार्टी, स से समाजवादी पार्टी और ब से नरेंद्र का मतलब होता है नेगेटिव। दामोदर दास का मतलब होता है दलित और मोदी का मतलब होता है मैन। ही इज नेगेटिव दलित मैन। लेकिन अब मामला आदमी और जानवरों से उठकर भगवान तक पहुंच गया है। महाशिवरात्रि पर गोंडा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में झूठ मूठ का आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश का गरीब से गरीब इंसान भी सच पकड़ लेता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता को भगवान शिव का तीसरा नेत्र बता दिया। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है, ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता है। और जब मोदी शिव का सहारा ले रहे हो तो मायावती भी पीछे नहीं रही। मायावती ने किसी रैली को तो संबोधित नहीं किया, लेकिन एक शुभकामना संदेश जारी कर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को त्योहार की बधाई दी कि सभी धार्मिक त्योहारों को उससे जुड़ी श्रद्धा और जन कल्याण की भावना से मनाने से ही समाज में सुख, शांति और खुशहाली संभव है। लोगों को मिलजुल कर आपसी सद्भाव के साथ पूरी धार्मिक श्रद्धा के साथ त्योहार मनाने चाहिए। यही सही धार्मिक उपदेश है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। साफ है कि कोई भी पार्टी वोटों के लिए किसी भी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन रूपकों के आधार पर जनता वोट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
यानी इस बार का चुनाव जो है रूपकों के ऐसे इस्तेमाल को लेकर खूब याद किया जाएगा जहां पर खूब तूती मैं हुई, इंसानों से लेकर जानवरों तक का खूब इस्तेमाल किया गया और अब बारी भगवान की है। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कितना राजनीतिक फायदा सियासी दलों को पहुंचता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से राजकुमार भाटी साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लखनऊ से 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हैं, आप यूपी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही राशिद उमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं पीस पार्टी के। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत चंद्रमोहन जी मैं आपसे ही कर लेता हूं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है काफी रोचक नजर आ रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि खूब तू मैं भी हो रही है, खूब तेरा विकास मेरा विकास की बातें कही जा रही हैं। इंसानों को तो खींचा ही गया, जानवरों को भी सियासी दल हमारे लेकर चले आए इस बार के चुनाव में। अब भगवान को भी खींच लिया, उन्हें तो बख्श दिया जाना चाहिए। नहीं, अब आप किस ढंग से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब ये सारी चीजों को, सारे पक्षों को मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सब पक्ष अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबके समझ अलग अलग है। अच्छा जी, और सबके संदर्भ अलग अलग हैं। जी जी। और हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता मिटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दहशत मिटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। तो हमको तो जो चाहे वो गाली दीजिएगा, हम तो उन सब गालियों को प्रदेश की जनता ने भी बीजेपी का संदर्भ आप कह रहे हैं कि सबके अपने अलग अलग संदर्भ हैं, बीजेपी का क्या संदर्भ है इसके पीछे, हम तो बस यही जानना चाह रहे हैं। नहीं, बीजेपी का एक साफ संदर्भ है कि उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी राजनीति हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो और उत्तर प्रदेश में जवाबदेही की राजनीति शुरू हो। ये बीजेपी का मंतव्य है और बीजेपी एकदम साफ है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया और बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हमारे सारे नेताओं के, आप पूरे कंप्लीट, में इतना जरूर कहूंगा, पूरे भाषण उठा के देख लीजिएगा सारे नेताओं के, तो पूरे भाषण, पूरे के पूरे भाषण वो डेवलपमेंट आधारित हैं। पूरी फोकस हमारा जो है वो विकास की राजनीति पर है, जवाबदेही की राजनीति पर है। हम तो पूरा फोकस इसी पे कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भाई वो अगर हम ये नहीं करते तो हमारे पास क्या रह जाता, तो तुम्हारी भाभी रह जाती या नहीं रहती, ये हम नहीं कह रहे। अब हमारा कोई स्टार प्रचारक ये भी नहीं कह रहा कि मैं वीडियो बनवा लेंगे और हम दिखा देंगे भैया को जाके कि तुम गड़बड़ कर रहे थे और ये वो, तो ये हम नहीं कर रहे। जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी समझ है। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव के मैदान में हैं और मुद्दों के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं और मुद्दे रख रहे हैं और विकास का मॉडल लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, उत्तर प्रदेश के भाग्य का चुनाव है, आगे आने वाली पीढ़ी का चुनाव है। तो आगे आने वाली पीढ़ी मुद्दों के वो कहे कि हमको उत्तर प्रदेश अच्छा मिला, आज यहाँ विकास की राजनीति हो, कंपनियां आके अपना निवेश करें और केवल झूठ बोलना, तथ्यहीन बातें करना ये ना हो, ये हम चाहते हैं और इसकी राजनीति हम कर रहे हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी जी क्या कहेंगे आप? नहीं, चंद्रमोहन जी ने 3 बातें उठाई। साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, जवाबदेही की राजनीति चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। साफ सुथरी राजनीति तो इनकी ये है कि सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिए हैं, सबसे ज्यादा दल बदलुओं को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, सबसे ज्यादा परिवारवादियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 12 मुकदमे कायम है। ये तो इनकी साफ सुथरी राजनीति है। जहां तक जवाबदेही की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया था और जिन मुद्दों पर चुनाव जनता से जाके मांगे थे, उनमें से अगर एक भी मुद्दा पूरा किया हो, एक भी घोषणा उन्होंने पूरी की हो, तो ये जवाबदेही कहते हैं इसे। और रही विकास की बात, अगर इन्हें विकास के ऊपर भरोसा होता, अपने विकास कार्यक्रमों पर भरोसा होता, तो प्रधानमंत्री जैसे स्तर का आदमी ये इतनी हल्की बात ना कहता कि गांव में कब्रिस्तान बनाए जाए तो शमशान भी बनाए जाए। ये प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इसकी अगली लाइन आप लोगों ने उस पर जोर क्यों नहीं दिया राजकुमार भाटी जी? अगली लाइन में उन्होंने ये भी कहा कि अगर होली में अगर बिजली मिलती है तो ईद बकरीद में भी मिलनी चाहिए। नहीं, उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि अगर ईद पे मिलती है तो दिवाली में मिलनी चाहिए। हम आपको पूरा बयान सुनवा सकते हैं। फिर उन्हें याद आया होगा कि यार मैं तो प्रधानमंत्री भी हूं देश का। तो बैलेंस करने के लिए एक बात उन्होंने कही
कि उन्हें मिलनी चाहिए तो हिंदुओं को मिलती है तो मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस स्तर की बात प्रधानमंत्री के स्तर की ये बातें नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल ये याद रखते हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूं। ठीक है। और बीजेपी के भी राष्ट्रीय नेता के स्तर का भाषण उनका नहीं होता है, जिला लेवल के नेता का भाषण उनका हमेशा होता है। कभी कसाब, कभी स्कैम, ये कौन से विकास के मुद्दे हैं? कौन सा आप लोग विकास भी तो इनको गधों को करना बीच में चाहते ले आते हैं जी? आप लोग भी तो गधों को ले आते हैं बीच में। नहीं, वो अमिताभ बच्चन जी से उन्होंने एक अपील की है, वो गधों का प्रचार कर रहे हैं, गुजरात के गधों का। तो उन्होंने कहा कि उनका प्रचार ना करें। आपको पता है कि वो कितने बेशकीमती हैं गधे जिनका जिक्र अखिलेश यादव जी कर रहे थे? नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बता दिया। उन्होंने जो बहराइच की रैली में बड़े 7 मिनट गधे के प्रचार पे दिए और गधे की बड़ी बड़ी खूबी बताई और अपनी तुलना भी गधों से की। ठीक है। और गधों डॉक्टर से हिलाल प्रेरणा नकवी लेने की साहब, बात भी कही। आपके सहयोगी हैं, इन्होंने कहा कि गधों का जिक्र उन्होंने माना कि अमिताभ बच्चन को लेकर किया था, तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात से शेर भी तो मंगाए थे, उनका जिक्र क्यों नहीं करते अखिलेश? अक्षय जी देखिए, ये जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है उसके अंदर अगर आप भाषणों का स्तर की बात करें तो निश्चित रूप से ये बात भाटी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का अनुकरण दूसरे करें वो ठीक लगता है। प्रधानमंत्री की कही भी बात के ऊपर लोग करें, क्योंकि कुछ देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, लोग उनसे सीखते हैं, लोग उनसे राजनीति सीखना चाहेंगे, लोग उनसे भाषण सीखना चाहेंगे, भाषण की कला सीखना चाहेंगे। निश्चित रूप से अगर भाषण के अंदर आप विकास को छोड़ करके और ऐसे मुद्दों की बात करेंगे जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वोट मांगने के लिए आप कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के नाम के ऊपर लोगों को गलत बयानी भी कर रहे हैं। जी जी। देखिए हम आपको यहाँ के पर जल्दी जल्दी 2-3 बातें बता दें। पहली बात ये कि जो आपने गधे की बात कही, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रश्न उठाया था उत्तर प्रदेश में जो विकास को लेकर के लगातार प्रोमो दिखाए जा रहे हैं टीवी के ऊपर, तो उन्होंने कहा था इतना पैसा जो है वो विकास के ऊपर जो है मेट्रो दिखाई जा रही है और एक्सप्रेसवे दिखाया जा रहा है और अधूरा विकास है और कितना पैसा उसके ऊपर लग गया है और लगातार ये आ रहा है। आपको याद होगा अक्षय जी ये कहा था ना। इसी के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि साहब गुजरात में तो विकास के दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, वहां पर दिखाने के लिए क्या है, गधे हैं वहां पर दिखाने के लिए। तो जो प्रधानमंत्री सर बीजेपी क्यों गुजरात मॉडल का बार बार जिक्र करती है? विकास के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है भाई? उसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही। जी अक्षय जी एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखिए प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं अपने विकास के ऊपर जो है वो पूरी तरह भरोसा नहीं है। अगर उनको पूरी तरह भरोसा होता तो वो निश्चित रूप से कब्रिस्तान की और शमशान की बात नहीं उठाते, वो निश्चित रूप से रमजान और दिवाली की बात ना उठाते, वो निश्चित रूप से होली और ईद की बात ना उठाते। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब लोगों ने दिखाया, सारे पत्रकारों ने दिखाया कि जो बिजली की सप्लाई है जो यूपीपीसीएल से ली गई और उसके बाद दिखाया गया कि नहीं ये बात सही नहीं है, तथ्यात्मक रूप से ये बात पूरी तरह से गलत है। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से वो बातें अच्छी नहीं लगी। अगर तथ्यात्मक रूप से गलत था तो वो क्या कहना चाह रहे, वो क्या बताना चाह रहे, ठीक है, वो जनता को किस आधार पे वोट लेने की कोशिश कर। ठीक है अतुल चंद्रा जी, अतुल चंद्रा जी ये सांप्रदायिक होने का थोड़ा अर्थ बताइए। मैं भी समझना चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी समझे कि आखिर सांप्रदायिकता कहते किसको है और कौन कौन सांप्रदायिकता के दायरे में आता है, परिभाषा क्या होती है? देखिए हमने बिल्कुल भी, देखिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं कहा। हमने एक बार नहीं कहा कि वो सांप्रदायिक। सर आपके सहयोगी तो कहते हैं कि उन्होंने सांप्रदायिक, आपके सहयोगी तो कहते हैं। हमारा ये कहना है नहीं, हमारा ये कहना है कि धर्म के आधार पर अगर आप वोट मांग रहे हैं तो ये स्पष्ट दिखाता है कि विकास के नाम पे आपको वोट नहीं मिल रहा है। ये स्पष्ट बताता है कि विकास के नाम पे आपके पास दिखाने को कुछ भी नहीं। अतुल चंद्रा जी ये बातें सभी राजनीतिक दलों पर, खासतौर पर जो इशारा हिलाल नकवी साहब कर रहे हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों पर लागू नहीं होता क्या? नहीं, आप बताइए समाजवादी पार्टी के मामले में समाजवादी पार्टी ने कब कहा?
समाजवादी पार्टी से आपने एक सवाल पूछा कि आप इस तरह के जो है प्रोग्राम दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप इस तरह के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। आपने उनके बताया कि राज्य में क्या प्रोग्राम दिख रहे हैं, उन्होंने आपके राज्यों में चल रहे प्रोग्राम के बारे में बता दिया है। इसमें कौन सी समाजवादी पार्टी ने बात कही, कौन सी कांग्रेस ने बात कही, किसने स्कैम की बात कही, किसने कसाब की बात कही। आज की तारीख में देखिए, तीसरा नेत्र पूरा हिंदुस्तान जानता है कि तीसरा नेत्र शिव जी का क्या करता है, तबाही लेकर के आता है। तो क्या कहते हैं कि भारतीय जनता जो है वो तबाही लेकर के आ रही है। मतलब भारतीय जनता जो है, पहले लाइन में खड़े कर दीजिए, उसके बाद आप उनको चोर बताइए, उनको भ्रष्टाचारी बताइए, उनको आतंकवादी बताइए। अब आप बता रहे हैं कि वो तबाही करने वाले लोग हैं। अफसोसनाक बात है ये। अतुल चंद्रा जी, मेरा सवाल आपसे है, आप जो भी इस तरह का माहौल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो चुनावी फिजा में देखने को मिल रहा है, सभी पार्टियां पीछे नहीं है, सब खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद खुद को पाक बता दिया जाता है कि हम पाक साफ हैं, बाकी सब राजनीति में गंदगी उदाहरण दे तो अच्छा लगेगा। सर उदाहरण भी दूंगा, अभी उदाहरण भी दूंगा। हिलाल भाई, बहुत लंबा समय है। अक्षय जी, ये जो अभी कब्रिस्तान, शमशान और कसाब वाले जो बयान आए, तो इसके बाद ट्विटर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कमेंट लिखा कि उनको खुशी है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में पोलराइजेशन की शुरुआत हुई है, इन्फ्यूज किया गया है, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था जी। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि अगर हमको जीतना है, अपनी स्थिति मजबूत करनी है, तो हम फिर साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपनाएंगे। और उसमें पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा हथियार बनता है जी। अब हिलाल साहब ने जैसे कहा कि शिव जी का तीसरा नेत्र जो है वो जब खुलता है तो तबाही आती है, तो हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उस नेत्र से सब देखते हैं शिव जी, और भारतीय जनता उसी तरह की है जो सब समझती है। लेकिन अगर ये इस तरह का इंटरप्रिटेशन हो कि भाई हाँ ठीक है, तीसरा नेत्र जब खुला तो तबाही आई, तो इनका भी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है उसको। पर आप ओवरऑल देखिए तो सभी राजनीतिक दल जो कैंपेनिंग का स्तर है उसको इतना नीचे ले गए हैं जी कि हमारे ख्याल से आने वाले समय में इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं, अलावा इसके कि बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां एक दूसरे को देना शुरू कर दें। ठीक है सर। पीस पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव राशिद उमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद उमर साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी यही जानना चाहूंगा, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है चुन चुन कर, ये किस दिशा की तरफ जा रही है राजनीति? जी मोहतरम, पूरा देश देख रहा है। मैं पूरे देश को पहले सलाम करना चाहता हूं। उसके बाद जो ये सारी बातें हो रही हैं, हर पार्टी कह रही विकास, ये विकास किस बात का, किस चीज का विकास करने के लिए ये बात कह रहे हैं? सड़क का, नाली का, पुल का, पुलिया का 70 साल से सारे विकास की बात हो रही है, जो बिल्कुल सत्ता में आने के बाद इसकी बात नहीं होती। और एक सवाल उठता है कि जब महामहिम राज्यपाल बैठे हुए हैं तो फिर ये चुनाव क्यों होता है? ये चुनाव के बाद ये सत्ता क्यों बनती है? इसका दायित्व क्या होता है? पूरा देश देख रहा है, देश की आवाम देख रही है, सबको वोट देना है, उसके मकसद से हम दूर हो जाते हैं, असल मकसद से दूर हो जाते हैं। ऑलरेडी एक सरकार मौजूद है, ऑलरेडी एक सरकार मौजूद है महामहिम राज्यपाल की शक्ल में। फिर ये देश की व्यवस्था, देश का जो कानून बना है कि अपने वोटों से सरकार बनाओ, और ये देश को देखने के लिए पुल, पुलिया, नाली, खड़ंजा के लिए तो महामहिम बैठे हैं। सरकार बनती है अपने वोटों के माध्यम से, वोटों के जरिए, कि ताकि सरकार बना करके ये सरकार सामाजिक विकास करे, समाज के लोगों का विकास करे, न कि सड़क का विकास करेगी। सड़क बनाने के लिए महामहिम राज्यपाल बैठे हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं। सवाल तो ये है कि सामाजिक विकास कब होगा, कैसे होगा?
और नहीं, सामाजिक विकास हुआ। माननीय मुलायम समाज सिंह को यादव विकसित मुख्यमंत्री करने के लिए हुए, आपकी माननीय पार्टी ने क्या अखिलेश कुछ किया है, यादव ये भी तो मुख्यमंत्री बता हुए, दीजिए। तो हमने देखा कि एक समाज का विकास हुआ, राशिद एक उमर समाज साहब, का। आप ये देश बता के दीजिए कि सारे- आपकी देश के पार्टी का सारे नाम भी मतदाताओं पीस का पार्टी वोट है। लिया जाता है, आपकी लेकिन पार्टी का नाम भी विकास पीस के पार्टी नाम है। पर एक आपने समाज समाज का को विकास बेहतर होता करने के है। लिए आपकी पार्टी ने क्या काम किया है अभी जी। तक, ये थोड़ा रखिए, दर्शक भी जाने ना। मोहतरम, अभी पहला चुनाव जीत करके पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब और 4 विधायक को जीत करके हाउस के अंदर पहुंचे। हाउस के अंदर पहुंच करके डॉक्टर अयूब साहब को जितना मौका मिला है उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी है, न कि पुल पुलिया का कभी जिक्र नहीं किया है कि समाज का स्टेटस। ये आज खास तौर से मुसलमान 70 साल से वोट देता रहा सारी पार्टियों को, सारी पार्टियों को वोट देता रहा, लेकिन 70 साल पहले मुसलमानों की भागीदारी हर चीज हर विभाग में थी, सरकारी नौकरियों में थी, लेकिन आज घट करके 1% पर हो गई। सबने वोट लिया है, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस ने कम बेसी सबने लिया, लेकिन मुसलमानों को 1% नौकरी पर कैसे आ गया? सवाल ये समाजवादी पार्टी से है, बहुजन समाज पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस से है, जो जिम्मेदार बैठे हैं सबसे है कि ये मुसलमान का ऊपर से आसमान से नीचे कैसे आ गया? डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ठीक है, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, डॉक्टर चंद्रमोहन जी क्या जवाब देंगे? तो कोई कुछ है। राशिद उमर साहब यही सवाल तो उठा रहे हैं ना, समाज को विकसित करने का काम करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, जो हुआ नहीं है। और आपकी सरकार को 2.5 से पौने 3 साल का वक्त हो गया है, अल्पसंख्यक समाज को लेकर क्या किया गया? मुसलमान कहां था? मुसलमान 1947 के बाद कहां था? आज कहां है? ठीक है सर, डॉक्टर चंद्रमोहन कहां है? देखिए, मुसलमानों का सामाजिक विकास बताइए। जो चर्चा हो रही है जी, मुसलमानों का सामाजिक आज की विकास चर्चा समाजवादी हो रही है, पार्टी के उसमें 2-3 जिम्मेदार, बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार बताएं। जी डॉक्टर चंद्रमोहन जी। अच्छा जी, आज जो चर्चा हो रही है, सारी पार्टियों ने सरकार चलाई। ठीक है उमर साहब, ठीक है, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, तो अब आपके चैनल चलाएंगे? जी डॉक्टर चंद्रमोहन अच्छा जी, आज जो चर्चा हो रही है जी, अच्छा जी, आज जो चर्चा हो रही है इसमें एक और महत्वपूर्ण बात रह गई है चर्चा में जी। आज अखिलेश जी ने ये कहा है, वो भी चर्चा में आनी चाहिए बात, कि हमारे कार्यकर्ता 13 तारीख को लठमार होली खेलेंगे। अब ये लठमार होली का प्रयोग करना, क्योंकि लठमार होली पूरे प्रदेश में नहीं खेली जाती है, लठमार होली बहुत एक ब्रज में भी खेली जाती है, तो केवल और केवल बरसाने में खेली जाती है, लेकिन उनके द्वारा ये कहना कि लठमार होली खेलेंगे, इसका संदर्भ क्या है? और आज कल आज एक इंटरव्यू आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस इंटरव्यू में शीला दीक्षित जी ने कहा है राहुल जी के बारे में, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, आज की चर्चा के संदर्भ में। उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की है, शीला जी ने कहा है कि वो अभी परफेक्ट नहीं है, उनको मतलब जाने क्या क्या कहा है उनके बारे में। अब शीला जी वही हैं जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, और उन्होंने ये टिप्पणी की है। अब आज जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रहा है, और मैं जोर दे के कहूंगा कि अगर विकास की बात में, विकास की जब चर्चा हो रही है, जब सरकार के द्वारा अगर शमशान घाट बनाने की बात होगी, सरकार के द्वारा कब्रिस्तान बनाने की बात होगी, तो अगर मैं अपने गांव में ये देखूंगा कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो रही है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे गांव में शमशान की भी 4 दीवारी हो। इसमें कहां बुरी बात है? और अगर आप में कोई दोष नहीं है, अगर आप दीपावली पे भी लाइट दे रहे हैं और ईद पर भी लाइट दे रहे हैं, तो आप फिर क्यों विचलित हो रहे हो भाई? आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको विचलित होने की, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमने आरोप के लिए आरोप लगाया है, तो किसी को परेशान होने की क्या जरूरत पड़ रही है? मत परेशान होइएगा, लेकिन परेशान हो रहे हैं, एकदम बौखला रहे हैं। क्यों बौखला रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर हमारे पास तथ्य नहीं है, हम तथ्यहीन हैं और हम कुछ नहीं है, तो जनता हमको नकार देगी। चुनाव का समय चल रहा है, ठीक है, 11 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सामने आ जाएगा कि कौन सच है कौन गलत है। अब कौन नहीं जानता? डॉक्टर चंद्रमोहन इस बात को लेकर बेहद परेशान है कि आखिर ये लठमार होली का मतलब पहले समझा दीजिए, ये किस तरह की लठमार होली होगी जो पूरे उत्तर प्रदेश में होगी? देखिए, चंद्रमोहन जी मुद्दे को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहे हैं।
नहीं जहां तक होली का सवाल है, नहीं मैंने अच्छा जी मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मैं राजकुमार भाटी को संबोधित नहीं कर रहा हूं। नहीं सर, मैं जो आपके जहन में सवाल था पूरा देश उसी पर हम जवाब ले रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये ठीक है, आपने अपने समय पे जवाब सुनिए। जिस तरीके की शब्दावली प्रयोग करते हैं वही एनसीआर में समाजवादी पार्टी के लोगों ने 5 साल प्रयोग की है। कोई नहीं भूला है, नरेंद्र भाटी जी ने भी यही शब्दावली एक डीएम के बारे में प्रयोग की थी। ठीक है भाटी जी, आप क्लियर कर दीजिए कि वो लठमार होली का आशय क्या था, ये साफ कर दीजिए। मोहन जी, मैंने कौन सा ऐसा शब्द कह दिया जिस पर आपको आपत्ति है? मैं तो बिल्कुल दोबारा अपना शब्द सुन लीजिएगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आप मुद्दे को जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, मुद्दे की बात पे आ ही नहीं रहे। कभी लठमार होली पे पहुंच जाते हैं, कभी किसी मुद्दे पे पहुंच जाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री ने बोला है, आप ये बताइए, देखिए सुनिए आपको याद दिलाया जाएगा। महोदय, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आप सुन लीजिए। भाजपा की संस्कृति एक दूसरे को नहीं बोलने देते। ये आपकी संस्कृति बहुत अच्छी है। होली हमारी संस्कृति है, होली का त्योहार प्यार मोहब्बत का त्योहार है जी। और लठमार होली पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। वो किसी दुश्मन से नहीं खेली जाती है, अपने दोस्तों से खेली जाती है, अपने लोगों से खेली जाती है। महिलाएं पुरुषों के साथ खेलती हैं, भाभियां देवरों के ऊपर लठ बजाती हैं। आपको इसमें क्या आपत्ति है? हमें इतनी खुशी होगी 11 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, हम इतने उत्साहित होंगे, हमें खुशी की खबर मिलेगी कि हम 13 तारीख को लठमार होली उल्लास में खेलेंगे। इसमें आपको क्या आपत्ति है, ये बताइए। आप मत खेलना, आप अपने दरवाजे बंद कर लेना, क्योंकि आपकी पार्टी तो हार जाएगी 11 तारीख में। आपके तो रास्ते बंद हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। चलिए ठीक है, हिलाल भाई कुछ कहना चाह रहे थे। हिलाल भाई, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे डॉक्टर चंद्रमोहन जी की बात का। साथ ही आज जो गोंडा की रैली में, उसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया है। जो निकाय चुनाव के जो वे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, शायद वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नोटबंदी का फैसला था, जन समर्थन है देश का, ये भी तो कहा है। अक्षय जी, देखिए निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है कि चुनाव हो रहा है, कितना लोगों ने नोटबंदी का समर्थन किया है, कितने उसके साथ खड़े हुए हैं, क्या वास्तविकता है, यह हम लोगों को 11 तारीख को देखने को मिल जाएगा। एक बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सिर्फ एक बड़ा छोटा सा उसमें ये कहना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि जनता के पास तीसरी आंख है, तो उन्हें जनता को जनार्दन मानने में क्या दिक्कत है? जनता तो जनार्दन है ही है। उनको तीसरी आंख लगाने की जगह, जो सब लोग जानते हैं जनता जनार्दन है, उसको मानने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं उसको वो जनता को जनार्दन मानते? क्यों? क्या उनको लगता है कि जनार्दन सिर्फ वही है और कोई जनार्दन नहीं है? एक बात। दूसरी बात यह कि अमित शाह साहब के बयान लगातार आ रहा है और बहुत ही अभद्र बयान ये होता है। कहते एक की मां परेशान है, एक के बाप परेशान है। अब अगर पलट करके कोई ये कह दे और एक की पत्नी परेशान है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगेगा, जैसे मुख्यमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के जो कैंपेन कर रहे हैं, उपराष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, गरिमा जो है वो लगातार गिरती जा रही है। सिर्फ उसकी वजह यह कि जैसे अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि उन्होंने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि साहब लठमार होली क्यों खेली जाएगी? लठमार होली तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी संस्कृति है, ब्रज के क्षेत्र में खेली जाती है। हम सारे के सारे जीतने के बाद ब्रज के क्षेत्र में जाके लठमार होली खेलेंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर? हमने किसी के लिए ये तो नहीं कहा है कि साहब फला करेंगे और फला नहीं करेंगे, फला मानेंगे और फला नहीं मानेंगे। एक खुशी का है, वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये जनता को जनार्दन नहीं मानते, ये जनता को विध्वंसकारी। शीला दीक्षित जी के बयान पर भी कुछ कहेंगे? जनता तीसरी आंख ये वे जिससे विध्वंस फैलाएगी। शीला दीक्षित के बयान पर भी कुछ कहेंगे? जनता से इतना ज्यादा परेशान क्यों है, इतना विचलित क्यों है? नहीं सर, ये आपकी पार्टी के लिए परेशानी की बात नहीं है कि अगर इस तरह के बयान आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता जो आने वाले वक्त में हो सकते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? मुश्किल होगी ना। देखिए, उन्होंने ट्वीट करके बहुत स्पष्ट किया है। वही शीला जी जिनके दिए हुए वक्तव्य को एक ने छापा है और एक उन्होंने स्वयं ने लिख करके ट्वीट करके उसका स्पष्टीकरण कर दिया है।
इसके बाद इसके ऊपर किसी प्रकार की चर्चा का कोई औचित्य नहीं बचता है। आप खाली चर्चा के लिए अगर चर्चा करना चाहते हैं, आप खाली एक बात को उठाने के लिए उठाना चाहते हैं, तो नहीं सर, ये हम नहीं उठाना चाह रहे थे। ये शीला दीक्षित जी ने उठाया था और बाद में कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। खैर, ये आपकी पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान की, जहां पर सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सामदाम दंड और भेद सभी का इस्तेमाल राजनीतिक दलों की तरफ से खूब किया जा रहा है। ये तरीका कितना लोगों को प्रभावित करता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद उमर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि सियासी दलों का जो मेन मोटिव है वो विकास के इर्द गिर्द होना चाहिए, लेकिन जहां विकास की बात आती है भटकना शुरू हो जाता है। ये स्थिति क्या आपको नहीं लगती कि यही स्थिति नुकसानदेह साबित हो रही है? नहीं, ये विकास के माने क्या है? चहारदीवारी कब्रिस्तान की, शमशान घाट की चहारदीवारी? विकास जो सरकार की जिम्मेदारी है, दायित्व है, उससे हट करके हमें सड़क में फंसा रही है। हमें सामाजिक विकास चाहिए, देश के हर वर्ग का विकास चाहिए, सामाजिक विकास के सारे समाज के बच्चों को नौकरियां मिले, सिपाही बने, दरोगा बने, ये हमें चाहिए। मैं किसी धर्म की, किसी जात की बात नहीं करता। ये सारी की सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, भाजपा, कांग्रेस, सबने हुकूमत किया है। समाजवादी पार्टी तो उमर साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जितने विकास के काम हमने किए उतने इससे पहले कभी नहीं हुए, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार भले ही रही हो। नहीं तो कौन सा काम किया? मैं काम पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, काम कि सड़क बनाया, कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाई, कि समाज के सामाजिक विकास जो लोग हैं उनको क्या किया? 42,000 पुलिस की नौकरी निकलती है, 35,000 एक ही समाज को दिया जाता है, एक ही समाज को दिया जाता है। 5,000 में पूरा उत्तर प्रदेश होगा जी। जो सच्चाई है उस सच्चाई से हट करके ये पार्टियां हमें नाली खड़ंजे में उलझा रही हैं। नाली खड़ंजे से हट करके पीस पार्टी मैदान में है। पीस पार्टी चाहती है कि सामाजिक विकास हो जी, सारे दबे कुचले को उनको नहीं तो पीस पार्टी को कौन सा सियासी दल ऐसा लगता है कि जो कम से कम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, समाज को सुधारने का काम होना चाहिए, कोई पार्टी आज की डेट में नजर आती है ऐसी? बढ़ रहे हैं, हाँ, सब लोग बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी सत्ता में आते हैं तो एक ही समाज का विकास होता है। मायावती जी सत्ता में आती है तो एक ही समाज का विकास होता है। वोट सारे समाज से लिया जाता है। वोट के माने हमें मतदाताओं को ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये जो भेदभाव वाली पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रही है। भाटी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो राशिद साहब कह रहे हैं, तरीके से जितनी पॉलिसी है, जो भी लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रही हैं। एक तो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक अफवाह फैलाई गई कि उत्तर प्रदेश में 40,000 पुलिस की भर्ती हुई, उसमें 38,000 एक ही जाति के भर दिए गए। टोटल सफेद झूठ। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि 21% तो एससी के लिए आरक्षित है। नहीं तो कितने किए गए, ये इतना बता दीजिए। नहीं, मैं बताता हूं, ये आंकड़े बिल्कुल गलत, झूठे, बेबुनियाद और निराधार हैं, प्लांटेड हैं। लोक सेवा आयोग को लेकर भी बोलिए। लोक सेवा आयोग का वो विषय अलग है। क्यों अलग, कैसे? दूसरे विकास की बात राशिद साहब ने उठाई कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास किया, एक ही वर्ग का विकास हुआ। हमने आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, क्या उस पर एक ही वर्ग चलेगा? ये भी झूठ है। हमने उत्तर प्रदेश में 18 घंटे गाँव को बिजली दी है, 24 घंटे शहर को दी है। सर, कौन से गाँव एक वर्ग को मिलेगी? कौन से गाँव है भाटी साहब? हमें जरा गाँव की सूची भी दीजिए जहाँ पर 18 घंटे बिजली उपलब्ध हो पा रही है। प्रदेश के हर गाँव में 18 घंटे बिजली आ रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी गाँव में फोन करके पूछ लीजिए। सर, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरी इलाके ऐसे हैं जहां पर 18 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के हर गांव में, मैं सूची आपको भेज दूंगा, हर गांव में। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर लैपटॉप बांटे गए तो सभी समाज के लिए बांटे गए। अगर किसानों के लिए पानी, सिंचाई का पानी फ्री किया गया है तो सभी समाज के लिए किया गया, किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया गया। तो अगर उत्तर प्रदेश में विकास, समाजवादी पेंशन योजना है, सबके लिए है। 108 एम्बुलेंस योजना है, सबके लिए है। और किसी प्रदेश में एक 302 किलोमीटर का हाईवे किसी सरकार ने बनाया हो तो आप बता दीजिए। किसी प्रदेश में 5 शहरों में मेट्रो का काम चल रहा हो, अगर मेट्रो में सवारी बैठेंगी तो क्या एक वर्ग की बैठेंगी? तो ये सुनी सुनाई बातें और झूठा प्रचार करना कि एक वर्ग का विकास हुआ, ये गलत बात है। दिया गया है
नहीं तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के लोग कह रहे हैं और तमाम दूसरे दलों के लोग कह रहे हैं कि लखनऊ की तो अदृश्य मेट्रो है जहां पर ना तो लोग टिकट खरीद सकते हैं ना उस सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए, रिबन काटना इतना जरूरी था क्या पहले? लखनऊ में मेट्रो का काम लगभग समापन की तरफ है, बहुत जल्दी मेट्रो चालू हो जाएगी। और जिस मेट्रो का उद्घाटन किया गया था उसमें बैठ के सवारी की थी नेताजी ने, मुख्यमंत्री ने, वो मेट्रो चली थी, उद्घाटन खड़ी हुई मेट्रो का नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, वो ट्रायल था, वो ट्रायल था। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, आपने लखनऊ में मेट्रो की सवारी का लुत्फ उठाया? अरे रोटी मिलेगी मेट्रो में। देखिए, अगर इस मेट्रो से सवाल रोटी पूछा जाएगा तो रोटी बड़े आएगी बहुत दरवाजे से सवाल पर, उठ जाएंगे। मेट्रो से आबरू आएगी। आप बुलेट ट्रेन का लुत्फ उठाया अक्षय जी आपने? जान जो है बचेगी। मेक इन इंडिया की किसी चीज का इस्तेमाल किया अक्षय जी आपने? शामली का दंगा रुक जाएगा। सर उद्घाटन तो नहीं हुआ ना? बुलेट ट्रेन का लुत्फ उठाया, सर उद्घाटन हुआ क्या? का इस्तेमाल किया? सर उद्घाटन हुआ क्या? गंगा में आपने हिलाल भाई किया, नमामि गंगा में आपने स्नान किया, उसका भी बहुत लंबा चौड़ा हुआ था। तो हमको मेट्रो हिलाल भाई जो उद्घाटन हुआ क्या? है हम तो नमामि गंगे पर भी हिसाब मांगते हैं सर, कि हम लोगों को इस बात का इंतजार था कि पानी के जहाज भी चलेंगे, व्यापार सुगम होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जवाब तो सबसे लेंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी जवाबदेही आप बच जाएंगे। देखिए, अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। जी, अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। ठीक है। मेट्रो का उद्घाटन तभी हुआ है जब ट्रेन जो है वो पटरी पर दौड़ी है, और लोगों को उसको जब किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं लोकार्पण करने की जो बात की जाती है, उद्घाटन वही हुआ। लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। कहीं आपने देखा हो कि लोकार्पण कर दिया गया हो तो आप हमको बता दीजिए। शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। तो ऐसे तो पता नहीं कितनी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, लेकिन लोकार्पण जो है कुछ रुक के हुआ है। नहीं, अगर कहीं ये चुनाव ना आ गए होते, अगर कहीं ये बीच में जो है ये आचार संहिता ना लग गई होती, तो निश्चित रूप से हम उसी मेट्रो में बैठ करके आपके पास आए होते। हम कहते हैं हाँ हम बैठे। तो इस वजह से जो उन्होंने कहा वो सही कहा है, उद्घाटन किया है, लोकार्पण नहीं हुआ है। और कभी भी समाजवादी पार्टी या मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है कि उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सवाल आपसे भी उठेंगे, आपकी पार्टी के ऊपर भी उठेंगे, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी भी हो रही है ना, बयानबाजी को लेकर क्या माहौल बनाने की कोशिश, मंशा क्या है, ये भी साफ जाहिर कीजिए, है ना, कि आरोप आप लोग उत्तर प्रदेश की सरकार पर तो लगा देते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो पूरी तरह से नाकाम है, उसने कुछ काम नहीं किया, हमने खूब मदद की। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, हमारा तो साफ है, आज जो चर्चा हो रही है, हिलाल जी प्राध्यापक व्यक्ति हैं तो बहुत साफ गोई से अखिलेश जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हालांकि पूरे 5 साल लगातार हिलाल जी हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर अखिलेश सरकार का पोस्टमार्टम करते रहे हैं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में वो उनके पीछे खड़े हैं तो स्वाभाविक है कि उनको एक्सप्लेन करना है। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, हम आज, क्योंकि आज चर्चा का माहौल ऐसा है कि हमारी अगर सारी बातें अगर में सत्यता नहीं है तो आपको खुश होना चाहिए कि बीजेपी के आरोप ऐसे हैं जो सत्य नहीं है। अब बिजली अगर आप दे रहे हो और हम कह रहे हैं बिजली नहीं दे रहे हैं, तो ये तो जनता फैसला करेगी कि बिजली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बिजली चोरों पर अगर आपने कार्रवाई की है तो बहुत अच्छी। आप बताएं ना अखिलेश जी, क्या कारण है समाजवादी पार्टी के जो जिले हैं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, ये बिजली चोरों के सबसे बड़े जिले क्यों हैं? और इन बिजली चोरों पर क्या किया समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल अपराधियों का संरक्षण करने के अलावा और कोई इस अखिलेश सरकार की उपलब्धि नहीं है। केवल एकमात्र उपलब्धि अखिलेश सरकार की वो है कि अपराधियों का संरक्षण करना। दूसरा, जैसे कह रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई एक से पिता परेशान है, एक से मां परेशान है, तो इसमें कहीं कोई बात वैसी तो कही नहीं। भाई पिता परेशान है, लगातार मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं इस गठबंधन ना उनको आगे बढ़ाने में, कहा है उन्होंने, सर उस पर भी तो कुछ जवाब दीजिए। अरे मैं दे रहा हूं ना, अब जो उन्होंने कहा, मुलायम सिंह जी ने कहा, लगातार कहा, और सोनिया जी ने एक पत्र लिखा, यहाँ हिलाल नकवी जी हैं, रायबरेली के लोगों के नाम पत्र लिखा, उसमें गठबंधन की कोई चर्चा ही नहीं की उन्होंने कि भाई गठबंधन है, गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दो और प्रदेश में सरकार लाओ। तो ना तो इस गठबंधन से सोनिया जी
वो हुई, ना इस गठबंधन की सहमति मुलायम सिंह जी ने दी। तो ये कहना कहाँ गलत है कि एक से पिता परेशान है, एक से माँ परेशान है। अब परेशान है तो है, इसमें कहाँ कठिनाई है। तीसरी बात ही बोल दीजिए ना, बिजली तीसरी बात के बारे में बोल दिया हमने, 3 लोगों के बारे में कहा, तीसरी बात का कोई संदर्भ ही नहीं है, तीसरी बात की कोई प्रासंगिकता नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या हिलाल नकवी जी आप बताओ, कांग्रेस ने, आप बहुत प्राध्यापक व्यक्ति हैं, आप कोई ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो, प्राध्यापक व्यक्ति हैं, आपने कितनी बार लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर, बिजली चोरी के विषय पर लगा अखिलेश सरकार पर सवाल नहीं उठाए हैं क्या? लेकिन बिजली चोरों पर कोई कार्रवाई हुई क्या? और जिस तरीके का आज प्रदेश में माहौल है, अगर बिजली मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो भाई जो जिन्हें नहीं मिल रही वो फैसला करेंगे किसके साथ खड़े होना। ठीक है, हिलाल जी कुछ जवाब भी देना चाह रहे हैं। हिलाल भाई संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, फिर उसके बाद राशिद उमर साहब के पास जाना है। आज जी हिलाल भाई। जी बड़ा अच्छा लगा। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय पार्टी, इससे इनकार नहीं करेंगे चंद्रमोहन जी। भारतीय जनता पार्टी की जो भी होता है केंद्र के, वो उनकी एक केंद्र में बैठी हुई है, उनकी एक इकाई है, वहां से सारी चीजें गवर्न होती हैं। दूसरों के ऊपर जब उंगली उठाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हफ्ता वसूल पार्टी ने क्या कर रहा है, उसको इन्होंने क्या क्या कहा था और आज उसके साथ कैसे बैठे हुए हैं। जिसको ये नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को कहते रहे हैं, आज शरद पवार जी को इन्होंने ही पदम की जो है उपाधि दे दी। पीडीपी को अलगाववादी कहते रहे, आज की तारीख में अलगाववादी को भी जो है वो साथ बैठे हुए हैं ये। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये कोई क्षेत्रीय पार्टी हो तो चलिए ठीक है साहब, आपको एक क्षेत्र विशेष से मतलब है, आप तो वो दिखा रहे हैं कि नहीं तो कांग्रेस का क्षेत्रीय पार्टी होती जा रही है क्या हिलाल भाई? जिसका एक राष्ट्रीय जो है वो महत्व है, जो कि पूरे राष्ट्र में कार्य करती है, तो वो उसके बारे में बोलेगी। अब मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में कितने लोग मार दिए गए, आज की भी तारीख में मध्य प्रदेश जो है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का, उनके मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का है, वहां के व्यापम में कितने मारे गए। आज की तारीख में एनसीआरबी अगर नंबर 1 के ऊपर कोई है तो मध्य प्रदेश है। चाहे रेप की बात कीजिए, चाहे बात कर लीजिए, आप जो है नंबर 2 के ऊपर आइए तो राजस्थान है, घोटाले की दिल्ली आता है, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी का शासन। और ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश को अगर समझना है तो वो इन जगहों पे जाके देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको कैसा शासन मिलेगा, राशिद उमर साहब मिलेगा, लाखों लोग। ठीक है सर, राशिद उमर साहब, प्रधानमंत्री जी का एक बयान और उसको मैं समझना चाहूंगा कि उस बयान के क्या मायने हैं। कानपुर रेल हादसे को लेकर भी उन्होंने याद दिलाई है कि कानपुर में जो रेल हादसा हुआ था उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं और पुलिस को यह पता चला कि सीमा पार से। ठीक है हिलाल भाई आऊंगा आपके पास। राशिद उमर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि कानपुर में हुए रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर याद दिलाई है और कहा कि पुलिस को पता चला कि सीमा पार से साजिश रची गई और इशारों में सपा कांग्रेस पर बड़ा हमला कर दिया कि ऐसे लोग जो उनकी मदद करते हैं, अगर ऐसे लोग चुनकर आ जाएंगे तो ना तो गोंडा सुरक्षित रहेगा ना तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। इसके क्या मायने हैं? जी, ये प्लान सिर्फ मोदी जी का है, मोदी जी का प्लान है। कोई भी देश के अंदर पहले, आज से कुछ महीने पहले कहीं बम फटता था तो पकड़ा जाता था मुसलमान, और आज अब ये आ गया है कि ट्रेन दुर्घटना भी होगी तो मुसलमान उसको भाई देख रहा है। ये अपनी कमियां छिपा रहे हैं। रेलवे के इंजीनियर को पकड़ना चाहिए, रेलवे की सुरक्षा को पकड़ना चाहिए, अपनी कमियां को हटा के मुसलमान के सर पे लाद रहे कि मुसलमानों ने उलाट दिया ट्रेन। ऐसी बातें करते हैं आप। अजीब आप बात क्या हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? कोई भी घटना घटेगी, दो आपस में मुसलमानों का मामला होगा। उमर साहब, लेकिन ये बात कही कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, कैसी कुछ लोग पकड़े गए हैं, इस बात का जिक्र किया है। कैसी बातें कर रहे हैं कि उनसे जो जानकारी मिली है, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कोर्ट उन्हें जिस दिन बाइज्जत बरी करती है उस दिन भी सवाल होता है कि आपने 16 साल जेल के अंदर टॉर्चर किया। बहुत सारे मुसलमान बेगुनाह कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। ऐसे ही इल्जाम लगा करके कलाम को हमने बनाया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और माननीय नहीं, मैं शिकवा थोड़ी कर रहा हूं, मैं शिकवा नहीं कर रहा हूं कि आपने किसको बनाया, लेकिन ये हुआ है कि बेगुनाह मुसलमान पकड़े गए, 14 साल बाइज्जत कोर्ट ने छोड़ा है, बाइज्जत कोर्ट ने छोड़ा है। उस दिन फिर पूछा कि हमने क्यों जो अरेस्ट किया था,
उस दिन पूछा कि क्यों क्यों अरेस्ट किया भाई? अरे किया किसने था? भाई वो बाइज्जत अगर रेल लोग हादसा छूटेंगे कि होगा नहीं उसमें कोई छोड़ेंगे? पाया जाएगा, इसमें कहाँ परेशानी हो रही है आपको? बाइज्जत उमर छोड़ेंगे साहब, कि बातें कर नहीं रहे हो, छोड़ेंगे? उमर साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। बाइज्जत कोर्ट ठीक ने है, छोड़ा डॉक्टर कि नहीं चंद्रमोहन जी, छोड़ा? मैं आऊंगा आपके जिनको पास। छोड़ा कभी आपने पलट के पूछा? उमर साहब, कभी पूछा भारतीय उमर जनता साहब, पार्टी के लोगों ने उमर पूछा साहब, कि मेरा सवाल ये है गया? कि समाजवादी सबके साथ और पार्टी के सबके लोगों ने विकास कहा। की बात क्यों नहीं की जाती है? हाँ, यही बात है। असल बात यह है कि हमें पहले विकास के मामलात को समझना है। किस बात का विकास? महामहिम राज्यपाल को जवाब देना है कि ये सड़क बनी, ये मेट्रो बना कि नहीं बना। हमारी जनता को न्याय चाहिए, सामाजिक विकास चाहिए। तो ये न्याय मिला क्या? सामाजिक विकास ये न्याय मिला क्या? कोई भी पार्टी बात उत्तर प्रदेश में अपराधों को लेकर आप लोग इतना सवाल खड़ा करते रहे, हिलाल भाई सामाजिक लोग, विकास। उनकी पार्टी ने खूब सवाल खड़े किए। अब मित्रता के बाद आप कह रहे हैं कि काम बोलता है। जी, बीजेपी की तरफ से आरोप काम लगाए बोलता जाते है, हैं बिल्कुल बोलता है काम उनका। और बीजेपी पर भी उनका- इतने भाई, गंभीर उनका आरोप काम लगाए बोल रहा जाते है। हैं। अखिलेश यादव की कब्रिस्तान की चहरदवारी बोल रही है। अब अखिलेश यादव जी की कब्रिस्तान की चहरदवारी बोल रही है। यही काम है, यही जो है समाज न्याय है। अतुल चंद्रा जी, मुसलमानों को नौकरी में कहां रखा? घोषणा पत्र कहते हो कि 18% मुसलमान। एक कमेंट इसमें भाटी जी से जरूर लूंगा। भाटी साहब, आप लोग जब विकास की बात करते हैं, ये दर्द है राशिद साहब का, वो कह रहे हैं कि 18% आरक्षण की बात आप लोगों ने की थी, कहां गई? नहीं, पहले तो मैं उस पर थोड़ा टिप्पणी कर दूं। जो भी रेलवे की बात उठाई, रेल की दुर्घटना की, प्रधानमंत्री जी ने उसे आतंकवाद से जोड़ा। रेलवे भी केंद्र सरकार के अधीन है और आतंकवाद को रोकना भी केंद्र सरकार का काम है। तो फिर वे उंगली किस पर उठा रहे हैं? अगर रेलवे की कमी की वजह से दुर्घटना हुई है तो प्रधानमंत्री कार्रवाई करें, और अगर इसमें बाहरी शक्तियां, देश से बाहर से कोई शक्ति जुड़ी हुई है तो प्रधानमंत्री कार्रवाई करें। फिर ये उंगली किस पर उठा रहे हैं? उंगली तो खुद उन पर उठती है। इसमें कि राज्य सरकार तो दोषी है नहीं। नहीं, ये मेरी समझ से परे था कि जो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सुधर जाएं वरना देश बर्बाद होगा। ये किसकी तरफ था? वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीति है। अब इन लोगों को ये लगने लगा कि विकास के मुद्दे पर आप चुनाव जीतने वाले नहीं हो। विकास के मुद्दे पर जनता अखिलेश यादव के साथ है, गठबंधन के साथ है। तो अब ये सांप्रदायिक मुद्दे उठा रहे हैं और घुमा फिरा के मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। और ये इनकी सर, नेताजी आखिर में मुलायम नीति सिंह यादव होती है। खुले मन से कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए अखिलेश तुमने कुछ काम नहीं किया, चुनाव हार जाओगे। ये सांप्रदायिकता की श्रेणी में नहीं आता है क्या? लोगों को भड़काने में नहीं आता है क्या? देखिए, किसी भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक समाज को विशेष अवसर देना, दलित पिछड़े लोगों को विशेष अवसर देना कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। ये हर लोकतंत्र की कसौटी है कि वहां के अल्पसंख्यक समाज तो के क्यों साथ आरोप कैसे लग रहे व्यवहार हैं? नहीं, क्यों आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने आरक्षण नहीं दिया? आपको नहीं पता था कितनी कठिनाइयां होती हैं? देखिए, आरक्षण के रास्ते में कई रुकावटें हैं। उसमें ये पहले नहीं पता था, वादा करते समय। हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। क्या प्रयास हुआ सर? अब सरकार जाने की बेला हो गई, अब नई सरकार का चयन होगा। अगर आप लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति कायम की कि तमाम विकास कार्यों में, विकास योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज को उसके आबादी के अनुपात में कोटा दिया जाएगा, और वो दिया गया। और अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए बहुत कार्य ठीक है। अतुल चंद्रा जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे इस पर जरूर चाहूंगा। आपने पूरी बहस को सुना है, विकास को लेकर शायद कहीं पिछड़ जाती हैं राजनीतिक दल, और वही आपने ये कहा उस पर उलझाने की कोशिश की जाती है, और शायद एक तरीका है कि खुद को बचाने का, जवाबदेही न तय हो पाए। अतुल चंद्रा जी, ये सारी बहस में एक चीज जो है वो सामने आती है, वो ये है कि विकास है क्या जी। जैसे पीस पार्टी के महासचिव साहब का कहना है कि सड़क, पानी, बिजली विकास नहीं है, कब्रिस्तान की दीवार विकास नहीं है, मेट्रो को भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं मानती है। तो काम क्या है, विकास क्या है, पहले तो ये परिभाषित करें कि भाई ये आपने किया है तो इसको हम मानेंगे कि विकास है। तो एक पैरामीटर तय होना चाहिए उसका। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, दोनों पहलू लेकर के चलना चाहिए या सिर्फ सामाजिक विकास लेकर चलना चाहिए, ये देखना होगा। तो अभी क्या है ना, चूंकि चुनाव है तो इसलिए विकास को ही वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई अगर मेट्रो आई है तो वो विकास है या नहीं है, या फिर वो कह दे कि यहाँ पर यानी सर, आपको ये लगता है कि अब असली वक्त ये आ गया है कि विकास कहते किसको है, इसको परिभाषित किए जाने की जरूरत है।
सभी राजनीतिक दलों को, और उसके बाद फिर ये दावे किए जाएं कि हाँ ये मेरा विकास, ये तुम्हारा विकास। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की बेहद कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासी पारा तो लगातार गर्म होता जा रहा है और एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका सियासी दल नहीं छोड़ना चाहते। 4 फेज का इलेक्शन हो चुका है, 3 चरणों की मतगणना होनी बाकी है। इससे पहले हर हथकंडे को आजमाने की कोशिश की जा रही है। हम तो यही कहेंगे कि जनता जनार्दन होती है, सब कुछ समझती है। अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल आप सोच समझकर जरूर कीजिए। लोकतंत्र में इतना ही।